Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके साथ घटना चक्र की एक सीरीज़ लाए थे। इस सीरीज़ में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमें अपनी प्रिपरेशन में अपनी स्ट्रेंथ का पता तभी चलता है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपनी प्रिपरेशन में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और हम रेगुलर स्टडी करते रहते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। इसलिए टाइम टू टाइम हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए ताकि हमें एग्ज़ाम हॉल में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस ना करने को मिले। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारी वीडियो में हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भारत में रहने वाले लोगों को नागरिकता कैसे मिली। भारत में लोगों को नागरिकता 5 टाइप से मिलती है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है और इसमें ये बताया गया है कि भारत में जो नागरिकता का प्रावधान लिया गया है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान में भी एकल नागरिकता की बात की गई है और भारतीय संविधान में भी एकल नागरिकता की बात की गई है। यहाँ पर यानी कि भारत में अमेरिका के जैसे नहीं होता। अमेरिका में स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है और कंट्री की अलग सिटीजनशिप होती है। वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो आज के हमारे इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भारत के संविधान में कौन सा ऐसा भाग है जिसमें नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 2 में आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित किए गए हैं और हर एक आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे अगर आप किसी अदर कंट्री के हैं तो कैसे आप सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं और किन किन कारणों से आपकी सिटीजनशिप जा सकती हैं। ये सब हम अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो अभी आपने पढ़ा था कि भाग 2, भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। ये टोटल 6 आर्टिकल हैं 5 से 11 तक। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में पूछा गया है कि कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो नागरिकता से संबंधित हैं। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा था, आर्टिकल 5 से 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अनुच्छेद 5 से 11, आर्टिकल 5 में बोला गया है कि जिस समय भारतीय संविधान का गठन हुआ था, भारत में रह रहे लोग भारत के नागरिक थे। जिस समय भारतीय संविधान का गठन हुआ था उस समय जो लोग भारत में रह रहे थे वह भारत के नागरिक थे। आर्टिकल 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए थे उन लोगों की नागरिकता के अधिकारों के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 7 में उन लोगों के नागरिक अधिकारों के बारे में बताया गया है जो पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद आर्टिकल 8 में बताया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के यानी कि जो इंडियन ओरिजिन पीपल थे लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं, उनके भी कुछ नागरिक अधिकार हैं जिन्हें आर्टिकल 8 में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 9,
आर्टिकल 9 में जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वह अपने आप समाप्त हो जाती है। तो इस बारे में आर्टिकल 9 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो आपको इंडिया में 10 सालों तक रहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या पूछा गया था कि नागरिकता कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, 5 से 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? अलग अलग देशों में अलग अलग नागरिकता के टाइप होते हैं, तो भारत में जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, एकल नागरिकता, जिसे हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप की बात कही गई है। वहाँ पर स्टेट्स और कंट्री की अलग अलग सिटीजनशिप होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे भारत में आप भारत देश के किसी भी राज्य में रहें, आपकी नागरिकता एक ही रहेगी, आप भारतीय ही कहलाएंगे। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। अमेरिका में क्या होता है कि आप अमेरिका के भी नागरिक हैं और अमेरिका की जो अलग अलग स्टेट्स हैं आप उनके भी नागरिक होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहिए, आप भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। इसके लिए आपको किसी भी अलग से स्टेट की सिटीजनशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और अलग अलग नागरिकताओं की कुछ अलग अलग विशेषताएं दी गई हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि भारत की जो नागरिकता है उसकी कौन सी विशेषता है। ऑप्शन ए, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। ये बात बिल्कुल गलत है। अभी आपने पढ़ा, ऐसी नागरिकता की जो विशेषता है वह अमेरिका में पाई जाती है। राज्य की एकल नागरिकता, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में राज्य की एकल नागरिकता के बारे में नहीं बल्कि भारत देश की एकल नागरिकता के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। ऑप्शन डी, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। ये ऑप्शन भी गलत है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। यहाँ पर हमें भारतीय नागरिकता को कैसे एक्वायर किया जा सकता है उसके बारे में पूछा गया है, कि यहाँ पर हमें नहीं के बारे में पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जिसके द्वारा आप भारत की नागरिकता को ग्रहण यानी कि उसे अर्जित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए, जन्म द्वारा, बी, देशीकरण द्वारा, सी, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, और डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए, बी और सी दिया गया है, तीनों सही ऑप्शन है। तीनों ही ऑप्शन सही है कि आप अगर आपका भारत की भूमि पर जन्म हुआ है तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। और देशीकरण यानी कि अगर आप कुछ 7 या 10 सालों से भारत में रह रहे हैं तो आप देशीकरण के द्वारा भी भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। और किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा अगर भारत किसी भी क्षेत्र को अपने देश में मिला लेता है, भारत में मिला लेता है, तो उस पर्टिकुलर रीजन के जो लोग हैं वह भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो ये जो ऑप्शन ए, बी और सी में बात कही गई है ये तीनों सही हैं। आप इनके द्वारा भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, नहीं के बारे में, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
यहाँ पर नहीं के बारे में पूछा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में कहीं भी ऐसी बात नहीं बोली गई है कि आप भारत के बैंक में पैसे जमा कर दो, इससे आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी बात कहीं नहीं बोली गई है, तो ये ऑप्शन सही है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में यथा संशोधित, यानी कि इसे बाद में संशोधित किया गया था, के द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता को ग्रहण करने के 5 टाइप दिए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट है जन्म के द्वारा, सेकंड है रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, यानी कि आपके कोई वंशज भारत में रह रहे थे और आप अभी कहीं और रह रहे हैं, तो आप इस भारत के नागरिक कहलाएंगे, क्योंकि आपके जो वंशज हैं वह भारत के हैं। थर्ड है रजिस्ट्रेशन द्वारा, आप भारत में रहकर रजिस्ट्री करवा सकते हैं भारत की नागरिकता के लिए। चौथा है देशीकरण द्वारा, आप कुछ वर्षों से भारत में रह रहे हैं तो आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। पांचवा है किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन द्वारा, यानी कि अगर भारत किसी भूभाग को, किसी रीजन को एक्वायर कर लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है, तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। आगे पढ़ते हैं। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्य व्यवहार है, यानी कि अगर आप भारत के बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो ये एक ट्रेड है, इससे आप कोई नागरिकता नहीं ले सकते, ये सिर्फ ट्रेड है। यह नागरिकता प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है और ना ही ऐसे तरीके के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हमें भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि, यहाँ पर हमें कुछ 3-4 स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कि भारत की नागरिकता को आप कैसे खो सकते हैं। फर्स्ट में बोला गया है भारतीय नागरिकता का परित्याग करके। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकता को खो देने के 3 कारण बताए गए हैं, जिसमें से ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बिल्कुल सही कहा गया है। अगर आप अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता को छोड़ते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। भारतीय नागरिकता का आप अपनी मर्जी से परित्याग करते हैं तो। सेकंड, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, अगर वह अपनी मर्जी से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो जो उसकी भारत की नागरिकता है वह अपने आप ही समाप्त हो जाती है। थर्ड में बोला गया है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो ऐसे इसके बारे में भारत में नहीं बोला गया है। फोर्थ है सरकार की आलोचना करता है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन फोर्थ है ये आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, इसमें ऐसा भारतीय संविधान में नहीं बोला गया है। लेकिन अगर आप भारत देश की, उसके संविधान की या जो हमारे नेशनल सिंबल हैं इनकी इंसल्ट करते हैं तो आपकी नागरिकता जा सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दी गई है, इन दोनों ही कारणों से आप भारत की नागरिकता को खो सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ओनली फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ स्टेटमेंट दी गई है इसके बारे में भारतीय संविधान में नहीं बताया गया है। भारत के संविधान में 3 टाइप से आप अपनी नागरिकता को खो सकते हैं। फर्स्ट, अगर आप अपनी मर्जी से नागरिकता का त्याग करते हैं। सेकंड, अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं। और थर्ड, अगर आप भारत के नेशनल सिंबल या संविधान की अवमानना या उसकी आलोचना या उसके इंसल्ट करते हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप यानी कि उसको खो देने की निम्न दशाओं में होता है। फर्स्ट, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में। सेकंड, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, जबकि सरकार की आलोचना करने या अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है। आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं अगर कोई सरकार जो आपके कामों को सही से नहीं करती है, आपके लिए देश में सही काम नहीं कर रही है, और तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आप किसी भी विदेशी से विवाह भी कर सकते हैं, इनके जरिए आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। यहाँ पर हमें पूछा गया है
कि एक ऐसा व्यक्ति जो इसके पास भारतीय प्रवासी का कार्ड है वह इनमें से कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो नहीं है एलिजिबल उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए एक एक स्टेटमेंट ध्यान से देखते हैं। एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। तो ये अगर इस बारे में अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स भारतीय नागरिक हैं और वह अवयस्क है, किसी और देश में रहता है, तो वो तो एलिजिबल होगा भारत का नागरिक बनने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट गलत हो जाएगा। सेकंड, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, कोई भारतीय नागरिक है और उसने किसी विदेशी फीमेल से शादी की है तो वो भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, इसकी वो एलिजिबल हैं। थर्ड में दिया गया है वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे, यानी कि जिस समय भारत का विभाजन हुआ था और वो पाकिस्तान में चले गए थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं भूली गई है। विभाजन के समय जो भारत में विभाजन के बाद जिस समय हमारा संविधान बना था, संविधान का कमेंसमेंट किया गया था, उस समय जो भारत में थे वह भारत के नागरिक बन सकते थे। तो यहाँ पर हमें एलिजिबल नहीं है के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। डी, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके माता पितामह या पितामही यानी कि दादा दादी संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके दादा दादी संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे वह भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। यहाँ पर हमें नहीं के बारे में पूछा गया था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ए, बी और डी गलत है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्ह हैं। यहाँ पर पर्सन्स के बारे में बताया गया है कि कौन पर्सन्स एलिजिबल हैं भारत का नागरिक होने के लिए। फर्स्ट, एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारत का नागरिक हो। एक ऐसा अवयस्क बच्चा जिसके पेरेंट्स या तो दोनों या कोई एक भारत का नागरिक हो, वो भारत का नागरिक बन सकता है। सेकंड, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, कोई ऐसा भारतीय नागरिक जिसकी पत्नी विदेशी है वह भी भारत की नागरिक बन सकती है। एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश के नागरिक हैं लेकिन उनके दादा दादी भारतीय संविधान के नागरिक हैं, तो वो भारत देश के नागरिक हैं, तो वो लोग भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों जिसे खंड क में उल्लेखित किया गया है इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों जिसे केंद्र शासित सरकार निर्धारित करे के नागरिकों को इससे वंचित रखा जा सकता है। तो जिसे हमारे गवर्नमेंट के केंद्र सरकार जिसे वंचित कर सकती है वो लोग वंचित हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें भारतीय नागरिकता के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नागरिकता के बारे में सही है। फर्स्ट, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 371 ए से लेकर 371 आई तक में नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की कुछ मांगों के बारे में बताया गया है। सेकंड, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता इकहरी है। सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। थर्ड, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं बोला गया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट दी गई है सिर्फ वही सही है, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि अमेरिका और
भारत में सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारा जो भारत देश है, भारत में ही सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। जो अमेरिका है उसमें डुअल सिटीजनशिप है। और स्टेटमेंट 3 में बोला गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता को ग्रहण करता है वह कभी भी वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसा तो भारत के संविधान में कहीं भी बोला ही नहीं गया है, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट सिर्फ फर्स्ट सही है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ओनली 1। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371A से लेकर 371I में नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा राज्यों के संबंध में कुछ स्पेशल उपबंध दिए गए हैं और इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि 2 तंत्र संघ और राज्य हैं, भारत में और अमेरिका में भी संघ और राज्य हैं, लेकिन भारत में नागरिकता एक कैरी है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है, और अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। वे व्यक्ति जो देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता को ग्रहण करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है। इसलिए हमारी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश में दोहरी नागरिकता यानी कि पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें डुअल सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में आप अमेरिका के भी नागरिक होते हैं और अमेरिका के जो स्टेट्स हैं आप उनके भी नागरिक कहलाते हैं। तो वहाँ पर आपको स्टेट्स की भी नागरिकता लेनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। पहले तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होता है और दूसरा उस राज्य की जहाँ वह निवास करता है। यहाँ पर बोला गया है कि आप सबसे पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA के नागरिक होते हैं और सेकेंडली आप जिस स्टेट में रह रहे हैं आपको उसकी नागरिकता लेनी पड़ती है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है और भारत में एकल नागरिकता के सिद्धांत को ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियम करने के लिए सक्षम है? यहाँ पर हमें पूछा गया है कि अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है तो इनमें से A, B और C, D में जो बताया गया है इनमें से कौन ऐसा है जो नागरिकता के लिए कानून बना सकता है? चुनाव आयोग, B राष्ट्रपति, C संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप में और D संसद। तो जैसा कि आपको पता है पार्लियामेंट ही नागरिकता के लिए नियम बना सकती है। अगर आपको भारत की नागरिकता ग्रहण करनी है तो उसके लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में बताया गया है कि पार्लियामेंट नागरिकता से रिलेटेड नियम बना सकती है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को भारत के संविधान का जो आर्टिकल 11 है उसमें ये बात बोली गई है कि संसद को, पार्लियामेंट को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की पूर्ण शक्ति दी गई है। इस शक्ति के प्रयोग से संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है। मतलब इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए पार्लियामेंट ने एक अधिनियम बनाया था, नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति यानी कि आप नागरिकता को कैसे एक्वायर कर सकते हैं और कैसे आप उसे छोड़ सकते हैं, उसकी समाप्ति हो सकती है, उसके बारे में उपबंध दिए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 क्लोज 1
सब क्लोज ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। जो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 है उसकी धारा 5 क्लोज 1 सब क्लोज ए में ये बोला गया है कि आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 7 सालों तक भारत में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को कितने वर्ष भारत में बिताने होंगे। तो ये जो अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा उसी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, 7 वर्ष। आप 7 वर्षों तक भारत में रह रहे हैं और फिर उसके बाद अगर आप भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आपको भारत का नागरिक स्वीकार कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भारत में जो नागरिकता के निर्धारण का राइट है वह किसे प्राप्त है। तो यहाँ पर दिया गया है न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा, केंद्रीय सरकार और राज्यसभा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो पांचों ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि नागरिकता निर्धारण का अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है। तो यहाँ पर इनमें से तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर आएगा संसद। हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो संसद होगा। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। इसलिए जो ऑप्शन में दिए गए हैं न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा, केंद्रीय सरकार और राज्यसभा, ये सभी गलत हैं। नागरिकता निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो नागरिकता संशोधन विधेयक था 2019 का, उसे संसद से कब पारित किया गया था। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक को 2019 को पास यानी कि पारित किया गया था, संसद से पारित किया गया था। इसे पहले लोकसभा में लाया गया था, फिर इसे राज्यसभा में पास कराया गया और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह बिल यानी कि अधिनियम एक्ट बन गया था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था। नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया था, फिर उसी दिन ये लोकसभा से पारित हो गया था। इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। फिर लास्ट में राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को अपनी मंजूरी प्रदान की, फिर और यह विधेयक अधिनियम बन गया था। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ था। तो 2019 का जो संशोधन अधिनियम है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, वह 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ था। और इस अधिनियम में क्या बताया गया था कि जो हमारी 3 नेबर कंट्रीज़ थी ना, जो हमारी 3 नेबर कंट्रीज़ है जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी में है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, कि तीनों कंट्री में मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी में है। तो वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ के जो लोग थे, जैसे कि कुछ हिंदू थे, सिख थे, पारसी थे, ईसाई थे, ये सब अवैध तरीके से भारत में प्रवासी बने हुए थे। इन सबको नागरिकता देने के लिए यह नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया था, ताकि इन लोगों को भारत का नागरिक बनाया जा सके, क्योंकि ये अवैध रूप से भी वैसे भी भारत में ही रह रहे थे। तो इनको परमानेंट नागरिक बनाने के लिए यह बिल पास किया गया था। और ये बिल जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, उनमें मुस्लिम
मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम ऑलरेडी मेजॉरिटी में थे तो उन्हें तो किसी प्रकार की नागरिकता की ज़रूरत थी ही नहीं। तो इसलिए जो माइनॉरिटी में थे, जैसे कि सिख हिंदू पारसी, जैन, ईसाई धर्म के जो लोग थे और इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे थे, उन्हें लीगल सिटीजनशिप देने के लिए यह एक्ट लाया गया था। और इस एक्ट में कुछ प्रावधान किए गए थे। इसमें बोला गया था कि इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान था, यानी कि इस अधिनियम में उन्हीं लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान था जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई थी, डेट फिक्स की गई थी कि 31 दिसंबर 2014 से जो पहले भारत में रह रहे थे उन्हीं को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में जो क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये आदिवासी क्षेत्र हैं और इनकी किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, इनके प्रोटेक्शन के लिए इस अधिनियम को इन क्षेत्रों में वंचित किया गया था। यानी कि यह अधिनियम इन क्षेत्रों जो कि हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनमें लागू नहीं होता। और यह अधिनियम बंगाल के ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत जो इनर लाइन में आने वाले क्षेत्र थे उन पर भी लागू नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। 11 दिसंबर 2019 को यह संशोधन संसद में पारित किया गया था और बाकी जो भी डिटेल्स थी इस अधिनियम को लेकर वो मैंने आपको बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज के हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? यहाँ पर पूछा गया है कि जो नागरिकता संशोधन कानून था उसे कब पारित किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम को संसद से पारित किया गया था। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी आपने ऊपर देख ली। तो चलिए आज के हमारे वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, जिसे हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। और क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो उसे अच्छे से पढ़ेंगे, उसके कुछ 3-4 पार्ट्स बनेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।